हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सीए ब्रिजेश ठाकर और आज यूनियन बजट 2023 जो पार्लियामेंट में प्रपोज हुआ है उसमें जीएसटी में जितने भी चेंजेस प्रपोज किए गए हैं उसका डिस्कशन इस वीडियो में हम लोग करेंगे। इनकम टैक्स में जो भी चेंजेस हैं उसके लिए अलग से मैंने वीडियो बनाया है जिसकी लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए जानते हैं कि जीएसटी में क्या क्या चीजें प्रपोज की गई है अमेंडमेंट के तौर पे। सबसे पहले मैं आपको लिस्ट दे दूं कि किन किन सेक्शंस को बदला गया है। सेक्शन 10, सेक्शन 16, सेक्शन 17, उसके बाद में सेक्शन 23, सेक्शन 37, सेक्शन 39, सेक्शन 44, सेक्शन 52, सेक्शन 54, सेक्शन 56। इतनी सेक्शन को बदलने के बाद अलग एरिया है सेक्शन 122 का, 138 का, 158 कैपिटल ए। सीजीएसटी एक्ट में इतनी सेक्शंस को बदला गया है। शेड्यूल 3 में एक एक्सप्लेनेशन इंसर्ट किया गया है और आईजीएसटी एक्ट में 2(16), 2(17) को बदला गया है और एक प्रोवाइजो सेक्शन 12(8) का जो है उसको ओमिट किया गया है। इतने चेंजेस जीएसटी में किए गए हैं। अब इन सारे चेंजेस को हम लोग डिटेल में समझते हैं कि क्या क्या चेंजेस प्रपोज किए गए हैं, क्यों किए गए हैं और क्या क्या इनकी इफेक्ट आएगी। सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग सेक्शन 10 के चेंजेस। आप सबको मालूम होगा कि जो 48 जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुई और 47 जो हुई थी उसमें भी एक कंसर्न रेज किया गया था कि भाई जो छोटे सप्लायर्स हैं, जो अमेजोन, फ्लिपकार्ट, इस तरीके के इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अपने गुड्स का सप्लाई करते हैं, उनको आज की तारीख में हम लोग कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट नहीं दे रहे हैं। क्योंकि सेक्शन 10(2) और सेक्शन 10(2)(a) दोनों में ऐसा रेस्ट्रिक्शन है कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर्स के थ्रू अपने गुड्स का सप्लाई करते हैं देन यू कैन नॉट ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम। गवर्नमेंट को अभी ऐसा लग रहा है कि ऐसे लोगों की तादाद जो है वो काफी ज्यादा है, इनको भी कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट हमको देना चाहिए। इनको कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट देने के लिए सेक्शन 10(2) और सेक्शन 10(2)(a) के कुछ क्लॉजेस को अमेंड किया गया है, जिसकी इफेक्ट ये होगी कि जब से ये क्लॉज इफेक्टिव होगा तब से जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर्स के थ्रू गुड्स का सेल करने वाले सप्लायर्स हैं वो भी कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट कर सकते हैं। यानी कि आपका जो बिजनेस है, सपोज गुड्स के सप्लाई का है एंड यू आर सप्लाइंग इट थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, इन लोगों के थ्रू, तो आप भी जीएसटी में कंपोजिशन स्कीम के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। सो इज द फर्स्ट वेरी वेलकम चेंज। मेरे पिछले काफी वीडियोस में जब हम लोगों ने डिस्कशन किया था 47th जीएसटी काउंसिल मीटिंग का, 48 जीएसटी काउंसिल मीटिंग का, तब भी ये डिस्कशन हुआ था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर्स के थ्रू सप्लाई करने वालों को कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट देने के लिए लॉ में अमेंडमेंट की जरूरत है और आज ये अमेंडमेंट प्रपोज हो चुका है। इसके बाद में छोटा सा अमेंडमेंट है सेक्शन 16(2) के प्रोवाइजो में। ये प्रोवाइजो ऐसा है कि अगर आपने 180 डेज में अपने सप्लायर को टैक्सेबल वैल्यू का टैक्स के साथ पेमेंट नहीं किया तो आपको आईटीसी जो अपनी है उसको रिवर्स करना पड़ेगा। इसके बारे में काफी वीडियोस मेरे ही इस यूट्यूब चैनल पे मैंने दिए हैं। यहां पर जो अमेंडमेंट है ये ऐसा है कि अभी लिखा हुआ है कि भाई यू आर रिक्वायर्ड टू रिवर्स द आईटीसी विथ इंटरेस्ट, लेकिन विथ इंटरेस्ट में जो इंटरेस्ट वाली सेक्शन है सेक्शन 50 उसका कोई रेफरेंस नहीं दिया। तो ये अमेंडमेंट ऐसा बोल रहा है कि यू आर रिक्वायर्ड टू रिवर्स द आईटीसी विथ इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 50। तो जो सेक्शन 50 का रेफरेंस मिसिंग था वो यहां पर डाल दिया गया है। थर्ड प्रोवाइजो हमको ऐसा बोल रहा था कि जब भी आप अपने सप्लायर को उसके बाद में पेमेंट करें देन अगेन यू कैन टेक द आईटीसी। सो उसमें लिखा था कि व्हेन एवर यू आर मेकिंग द पेमेंट, बट पेमेंट टू हुम, तो यहां पर अब ऐड कर दिया गया है कि पेमेंट टू सप्लायर। तो टू सप्लायर वर्ड मिसिंग था थर्ड प्रोवाइजो में, उसको यहां पर ऐड किया गया है। तो सेक्शन 16(2) में जो प्रोवाइजो थे उसमें इतने अमेंडमेंट्स किए हैं। इसके बाद में हम लोग आते हैं सेक्शन 17 में क्या अमेंडमेंट है। सेक्शन 17(3) अगर आप देखें तो ये बात करता है कि प्रपोर्शनेट रिवर्सल ऑफ आईटीसी। अगर आप टैक्सेबल सप्लाई और एग्जाम सप्लाई दोनों करते हैं तो आपको पूरी आईटीसी नहीं मिल सकती, आपको उसको प्रपोर्शनेट करना पड़ेगा। इसमें कुछ एक्सप्लेनेशंस इंसर्ट हुए कि भाई जो शेड्यूल 3 वाली एक्टिविटीज है सारी, वो शेड्यूल 3 वाली एक्टिविटीज भले ही एग्जम्प्ट मानी जाती है, लेकिन प्रपोर्शनेट आईटीसी को रिवर्स करने के लिए
एग्जाम सप्लाई के टोटल कैलकुलेशन में शेड्यूल 3 वाली जितनी भी अमाउंट्स हैं उनको कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, एक्सेप्ट ओनली वन थिंग कि भाई पैराग्राफ नंबर 5 ऑफ शेड्यूल 3 में जो दिया गया है वो। अब पैराग्राफ नंबर 5 में क्या दिया गया है? सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। तो बिल्डिंग का अगर हम लोग सेल करते हैं बिफोर ऑब्टेनिंग द लेट्स से कंप्लीशन सर्टिफिकेट तो उसके ऊपर जीएसटी लगता है, लेकिन आफ्टर बीयू परमिशन उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता है। तो ये आफ्टर ऑब्टेनिंग बीयू परमिशन अगर आपका कंस्ट्रक्शन वाला सेल है तो उसको एग्जम्प्ट माना जाता था और उसको एग्जाम सप्लाई में ऐड किया जाता था। बाकी जितनी भी चीजें थी शेड्यूल 3 वाली वो सारी एक्सक्लूडेड थी फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ एग्जाम सप्लाई फॉर रिवर्सल ऑफ द आईटीसी। अब चेंज ये प्रपोज किया गया है कि अलोंग विद दिस पैराग्राफ नंबर 5 फॉर दिस कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, पैराग्राफ नंबर आपका जो 8 है उसमें भी कुछ चीजें ऐड होगी। अब ये 8 नंबर वाला जो पैराग्राफ है शेड्यूल 3 में वो क्या है? तो वो है कि भाई वेयरहाउसिंग वाले जो गुड्स आप सेल करते हैं बिफोर क्लियरेंस फॉर कस्टम, तो होम कंजम्पशन से पहले ही मान लीजिए आपने इनको सेल किया है तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता है। हाई सी सेल्स जो आपका है उसमें भी जीएसटी नहीं लग रहा है। अब इनको ये करना है कि उसमें से कुछ एक्टिविटीज या कुछ ट्रांजेक्शन्स जो है उनको गिनना है एग्जाम सप्लाई में फॉर द पर्पस ऑफ रिवर्सल ऑफ आईटीसी। तो ये पावर्स दिए गए हैं कि सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन एंड सर्टेन एक्टिविटीज विल बी इंक्लूडेड इन द एग्जाम सप्लाई फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ रिवर्सल ऑफ आईटीसी। तो ये एक चेंज किया गया है सेक्शन 17 ब्रैकेट 3 में। सेक्शन 17 ब्रैकेट 3 के चेंजेस को समझने के बाद आगे की सेक्शन में आते हैं हम लोग, सेक्शन 17 ब्रैकेट 5 जो ब्लॉक क्रेडिट की बात करती है। यहाँ पर रिसेंटली कुछ जजमेंट आए कि भाई अगर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए मैंने कोई गुड्स या सर्विसेज ऑब्टेन किए हैं और उसके ऊपर मैंने जीएसटी पे किया है तो इट इज कंसीडर्ड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस और उसकी मुझे इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलनी चाहिए। अब गवर्नमेंट का ऐसा स्ट्रॉन्ग व्यू है कि इन चीजों के ऊपर आपको आईटीसी नहीं देनी है। तो गवर्नमेंट के पास ये करने के लिए एक ही रास्ता था कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सीएसआर जो सेक्शन 135 ऑफ द कंपनीज एक्ट के अंडर में आप करते हैं, ऐसी चीजों के लिए जो भी सप्लाईज आपने परचेस किए हैं उसके ऊपर जो जीएसटी पे किया है उनको ब्लॉक क्रेडिट में रखा जाए। तो नया क्लॉज ऐड हुआ है, क्लॉज का नाम है क्लॉज एफ ए। तो ये एफ ए नंबर का जो क्लॉज है उसके तहत इफ यू आर परचेजिंग एनी इनपुट और इनपुट सर्विसेज फॉर द पर्पस ऑफ गिविंग एन आउटपुट फॉर सीएसआर एक्टिविटी देन यू कैन नॉट टेक द आईटीसी। ये सेक्शन 17 ब्रैकेट 5 में एक अमेंडमेंट प्रपोज किया गया है। सेक्शन 17 ब्रैकेट 5 को समझने के बाद आगे की सेक्शन में चलते हैं। सेक्शन 23 को सब्स्टिट्यूट किया गया है। अच्छा, सेक्शन 22 जो है वो आपको बोलती है कि इतनी थ्रेशोल्ड से ऊपर का अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर है तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। सेक्शन 24 आपको बोल रही है कि भाई सेक्शन 22 में कुछ भी लिखा हो लेकिन अगर आपकी एक्टिविटीज इन इन चीजों की हैं तो कंपल्सरीली आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ये बोला गया है 22 में और 24 में। लेकिन सेक्शन 23 ऐसी सेक्शन है जो बोल रही है कि इन लोगों को जो प्रिस्क्राइब्ड लोग हैं, प्रिस्क्राइब्ड लोगों में कौन कौन है? अगर आपका पूरा का पूरा सप्लाई जो है वो पूरा एग्जम्प्ट है, या तो फिर आप एग्रीकल्चरिस्ट है, या तो गवर्नमेंट ने आपको किसी भी नोटिफिकेशन के थ्रू एग्जम्पशन के लिए नोटिफाई किया है, देन यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन। अच्छा, 22 हमको थ्रेशोल्ड की लिमिट दे रहा है रजिस्ट्रेशन के लिए, 24 कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन दे रहा है। अब सेक्शन 23 जो है ये इन दोनों सेक्शंस को, सेक्शन 22 को और सेक्शन 24 को ओवरराइड करती है। मैंने अपनी बुक में भी लिखा, ये प्रपोज्ड अमेंडमेंट आया उससे पहले भी जो मेरी बुक है 2022 की उसमें भी लिखा है कि सेक्शन 23 इज इंटेंशनली हैविंग एन ओवरराइडिंग इफेक्ट ओवर 22 एंड 24। आज के बजट में इन लोगों ने ये प्रपोज कर दिया सेक्शन 23 में कि Section 23 will be having an overriding effect over 22 as well as 24। तो भले ही आप 22 में कवर होते हो या 24 में कवर होते हो, लेकिन अगर 23 में आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन में से एग्जम्पशन मिला है देन यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन द जीएसटी रजिस्ट्रेशन। तो ये क्लैरिफिकेशन जरूरी था और बहुत ही लॉन्ग अवेटेड अमेंडमेंट था जो आज के इस बजट में कर दिया गया है। 23 के बाद में जो अमेंडमेंट है वो रिटर्न फाइलिंग्स की कुछ सेक्शन में है। ये कितनी सेक्शंस हैं? सेक्शन 37 जो जीएसटीआर 1 की बात कर रही है, जीएसटीआर 3B की जो बात कर रही है सेक्शन 39,
एनुअल रिटर्न फाइलिंग की जो बात कर रही है सेक्शन 44, और जो टीसीएस कलेक्ट करने वाले पर्सन है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, उनके रिटर्न की बात कर रही है सेक्शन 52। इन सारे रिटर्न्स की ड्यू डेट के अंदर एक ऐसा अमेंडमेंट किया गया है कि भाई अब आप रिटर्न फाइलिंग की जो ड्यू डेट है उसके बाद के 3 साल कंप्लीट हो जाए, उसके बाद यू कैन नॉट फाइल द जीएसटी रिटर्न। सो जीएसटीआर 1 है या आपका जीएसटीआर 3B है या एनुअल रिटर्न 9 है आपका, या तो फिर टीसीएस वाला आपका सेक्शन 52 का रिटर्न है, उसकी जो ड्यू डेट है उसके बाद में 3 साल अगर कंप्लीट हो गए देन यू आर नॉट एलिजिबल टू फाइल द रिटर्न। एक प्रोवाइजो भी इसके अंदर सब में ऐड किया गया है कि गवर्नमेंट हैज पावर टू नोटिफाई और गिव रिलैक्सेशन इन दिस टाइम लिमिट ऑफ 3 इयर्स। तो कोई स्पेसिफिक केस में या जनरल केसेस में भी गवर्नमेंट कैन इश्यू द नोटिफिकेशन एंड कैन से दैट दिस 3 इयर्स पीरियड इज रिलैक्स्ड। आज की तारीख में सिचुएशन ऐसी है कि कोई अपर लिमिट नहीं है कि आप कब तक अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो ये अपर कैप जरूरी था, ये अपर कैप आएगा, ऐसा जो प्रपोजल था, ये प्रपोजल 48 जीएसटी काउंसिल मीटिंग में भी रखा गया था कि जीएसटी रिटर्न फाइलिंग की जो ड्यू डेट्स हैं उसमें 3 साल का कैप रखा जाए। तो ये कैप इस अमेंडमेंट्स के थ्रू आ गया है 37 में, 39 में, 44 में और आपके 52 में। इतनी चीजें रिटर्न फाइलिंग की सेक्शंस में चेंजेस हैं। फिर एक रिफंड की जो सेक्शन है हमारी 54(6), इसमें एक इंटरेस्टिंग चेंज किया गया है। 54(6) जो है वो आपको प्रोविजनल रिफंड कुछ पीरियड के अंदर दे देने की बात करती है। ये सेक्शन आपको ऐसा बोल रहे हैं कि पेंडिंग द वेरिफिकेशन, जब भी आप रिफंड का क्लेम फाइल करते हैं तो 90% ऑफ द क्लेम अमाउंट विल बी प्रोविजनली पेड टू यू एक्सक्लूडिंग द आईटीसी प्रोविजनली क्लेम्ड। तो अगर कोई आईटीसी आपने बिना मैचिंग के अगर प्रोविजनली क्लेम की है तो उसको एक्सक्लूड करेंगे, बाकी के क्लेम का 90% आपको पे कर दिया जाएगा। अब हम सबको पता है कि फाइनेंस एक्ट 2022 में इन लोगों ने जो मैचिंग मैकेनिज्म वाला कॉन्सेप्ट था उसको निकाल दिया। अब सेक्शन 41 जो हमारी है वो सिर्फ प्रोविजनल क्रेडिट की ही बात करती है, मैचिंग मैकेनिज्म है नहीं। तो उसकी लाइन में इसको प्रॉपरली ले जाने के लिए अमेंडमेंट ऐसा किया गया है 54(6) में कि अब ये जो एक्सेप्ट द आईटीसी प्रोविजनली क्लेम्ड वाला जो फ्रेज है उसको निकाल दिया गया है। इन शॉर्ट, जो सेक्शन 41(1) में आपने जो क्रेडिट ली है, लीगली यू आर एलिजिबल फॉर टेकिंग दैट प्रोविजनल क्रेडिट, उसके ऊपर भी 90% आपको प्रोविजनल रिफंड मिल जाएगा। तो 54(6) में ये चेंज है। इसके बाद में रिफंड में ही सेक्शन 56 जो आपको कुछ इंटरेस्ट ऑन रिफंड की बात करती है, इसमें एक अमेंडमेंट किया गया है कि यहां पर एक डेलीगेटेड पावर गवर्नमेंट ने अपने पास रखा है कि जो इंटरेस्ट है उसका कैलकुलेशन कैसे होगा जब भी आप रिफंड फाइल करते हैं, और आपको विद इन द टाइम लिमिट क्या है, जब आप उसकी रिफंड की एप्लीकेशन करते हैं उसके 60 डेज में अगर आपको रिफंड नहीं मिलता है तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा 6% पर एनम से। ये जो है उसका कैलकुलेशन किस तरीके से होगा ये रूल के थ्रू गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। इसमें भी काफी सारे कंफ्यूजन्स थे कि भाई जब मैं रिफंड फाइल कर रहा हूं और मान लीजिए कि मेरे प्रॉपर ऑफिसर ने रिफंड क्लेम को रिजेक्ट किया है, इसके सामने मैं अपील में जा रहा हूं, तो अपील में अगर जाने के बाद वो रिफंड अगर मुझे मिल रहा है देन इट विल बी एज्यूम्ड कि अपीलेट अथॉरिटी ही द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है और उसने रिफंड को आपका एक्सेप्ट किया है। बाकी केसेस में मान लीजिए कि मैं अपील में गया हूं और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने मेरे ऊपर डिमांड की थी जिसके सामने मैं अपील में हूं, और अपीलेट अथॉरिटी बोल रहे हैं कि नहीं ये पेमेंट आपने गलत कलेक्ट किया है टैक्स पेयर से, यू आर रिक्वायर्ड टू रिफंड इट। तो इसके बाद आफ्टर गेटिंग द ऑर्डर फ्रॉम द अपीलेट अथॉरिटी आई एम रिक्वायर्ड टू फाइल अ न्यू रिफंड क्लेम, और न्यू रिफंड क्लेम को फाइल करने के 60 डेज में अगर मुझे इसका रिफंड नहीं मिलता है देन आई एम एलिजिबल फॉर द इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 56। तो ये कंफ्यूजन था कि अपील दो तरह की हो सकती है, या तो रिफंड के ही ऑर्डर के सामने अपील हो सकती है या तो फिर नॉर्मल एडजुडिकेशन ऑर्डर के सामने अपील हो सकती है, दोनों केस में रिफंड पॉसिबल है। तो इसका कैलकुलेशन किस तरीके से होगा ये गवर्नमेंट थ्रू रूल डिसाइड करेगी। तो डेलीगेटेड पावर्स दिए गए हैं गवर्नमेंट को अंडर सेक्शन 56 थ्रू दिस अमेंडमेंट प्रपोज्ड इन फाइनेंस बिल 2023। ये सारे जनरल अमेंडमेंट्स को डिस्कस करने के बाद कुछ बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग अमेंडमेंट्स है पेनल्टी की प्रोविजन में, प्रोसिक्यूशन की प्रोविजंस में, कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस की प्रोविजन में। तो सबसे पहले बात करते हैं पेनल्टी प्रोविजंस की। पेनल्टी प्रोविजंस दी गई है सेक्शन 122 में।
122 में एक 1B नंबर की सेक्शन ऐड कर दी गई है। जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया कि सेक्शन 10 को अमेंड किया गया है, जिसमें अब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू गुड्स सप्लाई करने वाला पर्सन भी एलिजिबल है कंपोजिशन स्कीम के लिए। अब यहां पर जो पेनल्टी प्रपोज की गई है वो प्रपोज की गई है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के लिए। किन किन चीजों में इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के ऊपर पेनल्टी लग सकती है? तो सबसे पहले इन लोगों ने बोला है कि कोई पर्सन बिना जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सेल कर रहा है एंड ही वाज नॉट एग्जम्प्ट फ्रॉम टेकिंग द जीएसटी रजिस्ट्रेशन, मतलब कि उसको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी था अंडर सेक्शन 22 और सेक्शन 24। बिना रजिस्ट्रेशन लिए ही इज सप्लाइंग द गुड्स थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। तो इस सिचुएशन में इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर की जिम्मेदारी बनती है टैक्स का पेमेंट करने की। इस सिचुएशन में पेनल्टी लगेगी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के ऊपर। दूसरा, जो पर्सन इंटरस्टेट सप्लाई के लिए एलिजिबल नहीं था फिर भी उसने इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू इंटरस्टेट सप्लाई किया। अच्छा, इंटरस्टेट सप्लाई करना किसके लिए अलाउड नहीं है? तो इंटरस्टेट सप्लाई जो कंपोजिशन स्कीम में है वो पर्सन नहीं कर सकता है। तो मान लीजिए कि मेरा सप्लाई गुड्स का है और अब नई अमेंडेड सेक्शन 10 के मुताबिक मैं कंपोजिशन स्कीम में जा रहा हूं, इवन इफ आई एम सप्लाइंग इट थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, बट if I am supplying for let's say interstate supplies, in that situation I cannot opt for composition scheme। तो मैंने कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट किया और मैं कर रहा हूं जो मेरा सप्लाई है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू। इन दैट सिचुएशन अगर मैंने इंटरस्टेट सप्लाई किया है तो ये जिम्मेदारी बनती है वेरीफाई करने की इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर की, और पेनल्टी प्रपोज की गई है इस सिचुएशन में भी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के ऊपर। फिर सेक्शन 52(4) का स्टेटमेंट जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर्स को सबमिट करना पड़ता है, वो अगर वो सबमिट नहीं कर रहे हैं फॉर दिस पर्संस हु आर एग्जम्प्टेड और हु आर नॉट कलेक्टिंग द टैक्स और हु आर नॉट पेइंग द टैक्स, तो ऐसे सप्लायर का जो स्टेटमेंट है वो अगर सबमिट नहीं किया इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर ने, तो पेनल्टी कितनी है? 10,000 रुपीज और द टैक्स। अगर ये पर्सन जिसने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है उसने रजिस्ट्रेशन लिया होता तो कितना टैक्स लगता, या तो फिर जो इंटरस्टेट सप्लाई नहीं कर सकता था उसने रेगुलर इंटरस्टेट सप्लाई किया है तो कितना टैक्स लगता। ये टैक्स की अमाउंट या 10,000 रुपीज विच एवर इज हायर, दोनों में से जो हायर है वो पेनल्टी भरनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर को। ये एक चीज प्रपोज की गई है। इसके बाद में आ जाते हैं सेक्शन 132 के ऊपर। हमारा जो सेक्शन 132 है जो प्रोसिक्यूशन की बात करता है, प्रोसिक्यूशन की बात इसमें इस तरीके से अभी की गई है कि अगर आपका जो टैक्स इवेडेड या तो फिर रॉन्ग रिफंड या तो रॉन्ग अवेलमेंट ऑफ आईटीसी, ये मान लीजिए कि 5 करोड़ से ऊपर है तो इतने साल की इंप्रिजनमेंट, 2 करोड़ से 5 करोड़ तक का है तो इतने साल की इंप्रिजनमेंट, 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में है तो इतने साल की इंप्रिजनमेंट, इस तरीके की इंप्रिजनमेंट्स वहां पर प्रपोज की गई है, वहां पर प्रोवाइड की गई है। 48 जीएसटी काउंसिल मीटिंग में काफी जीएसटी के ऑफेंसेस को डीक्रिमिनलाइज करने की बात की गई थी। तो सेक्शन 132 में से कुछ ऑफेंसेस को निकाल दिया गया है कि इसके सामने प्रोसिक्यूशन नहीं हो सकता। कौन कौन से ऑफेंसेस है कि जिसके सामने प्रोसिक्यूशन नहीं हो सकता? दे आर सेइंग दैट लेट्स से इफ यू आर क्रिएटिंग अ हर्डल इन द वर्क ऑफ द ऑफिसर देन यू कैन बी प्रोसिक्यूटेड, ऐसी प्रोविजन है सेक्शन 132 में। इसको प्रपोज किया गया है कि इसको निकाल दे। आपको बोला गया है लेट्स से कि आप कोई इंफॉर्मेशन दीजिए या एविडेंस दीजिए और आप ऐसे इंफॉर्मेशन एविडेंसेस नहीं दे रहे हैं तो उसके सामने आपके ऊपर प्रोसिक्यूशन किया जा सकता था, इसको भी ओमिट कर दिया गया है। डिस्ट्रॉइंग एन एविडेंस, किसी एविडेंस को आप अगर डिस्ट्रॉय कर देते थे तो आपके ऊपर प्रोसिक्यूशन किया जा सकता था, इसको भी ओमिट किया गया है। तो ये 3 ऑफेंसेस ऐसे हैं कि जिसके सामने प्रोसिक्यूशन अब नहीं हो सकता अंडर सेक्शन 132। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर कि एक ऐसी बात की गई थी कि भाई 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच का भी टैक्स इवेशन है तो इम्प्रिजनमेंट हो सकता है कुछ टर्म्स का। ये अब 1 करोड़ से 2 करोड़ वाली जो अमाउंट है वो तभी एप्लीकेबल होगा जब आप फेक इनवॉइसिंग इश्यू करने के बिजनेस में लगे हुए हैं। मतलब कि बिना सप्लाई किए आपने सिर्फ इनवॉइसेस इश्यू करने का बिजनेस किया है, फ्रॉडुलेंट आईटीसी के रिलेटेड बिजनेस किया है थ्रू फेक इनवॉइसिंग, ओनली इन दैट सिचुएशन दिस 1 करोड़ टू 2 करोड़ रुपीस लिमिट विल बी एप्लीकेबल। अदरवाइज 2 करोड़ से ऊपर का अगर इवेशन है तो ही प्रोसिक्यूशन हो सकता है।
तो एक वेलकम चेंज है, डिक्रिमिनलाइजेशन किया गया है कुछ जीएसटी ऑफेंसेस का। जैसे हम लोग प्रोसिक्यूशन की बात करते हैं वैसे ही कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस की भी बात आती है। तो कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस में भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वेलकम चेंज है कि जो कंपाउंडिंग फीस होती थी ऑफेंसेस की, वो अब तक ऐसा था कि भाई मिनिमम कितनी और मैक्सिमम कितनी, ये यहां पर प्रपोज किया गया था, ये प्रोवाइड किया गया था रादर 138 में। ये अभी ऐसी थी कि मिनिमम है वो 50% ऑफ टैक्स, टैक्स के अमाउंट का 50% मिनिमम, और मैक्सिमम था 150%। इसको रिड्यूस करके मिनिमम को रखा गया है 25% और मैक्सिमम को रखा गया है 100%। ये एक चेंज किया गया है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इफ यू आर इन द बिजनेस ऑफ इशूइंग फेक इनवॉइसेस without supply, if you are let's say only issuing the invoices, then you cannot opt for compounding of the offense। तो आप कंपाउंडिंग में नहीं जा सकते। सेक्शन 158 कैपिटल ए में कुछ ऐसे चेंजेस है कि आपके कंसेंट को लेने के बाद आपकी कुछ डिटेल्स को गवर्नमेंट पब्लिश कर सकती है कि भी सेक्शन 25 में क्या क्या आपने किया है, सेक्शन 39 में क्या क्या रिटर्न फाइलिंग की है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपकी पब्लिश गवर्नमेंट कर सकती है आफ्टर ऑब्टेनिंग द कंसेंट। ये चेंजेस हैं सेक्शन 158 कैपिटल ए, जो नया प्रोविजन इंसर्ट किया गया है। सेक्शन 158 कैपिटल ए तक की बात कर ले तब सारे सेक्शन के अमेंडमेंट की हम लोगों ने सीजीएसटी एक्ट की बात कर ली। अब हम लोग बात करते हैं शेड्यूल 3 में एक एक्सप्लेनेशन इंसर्ट किया गया है। ये जो एक्सप्लेनेशन है वो बिल्कुल उसी लाइन में है जो 48 जीएसटी काउंसिल मीटिंग में जिसका प्रपोजल दिया गया था। पैराग्राफ नंबर 7 और पैराग्राफ नंबर 8 शेड्यूल 3 में ऐड किए गए हैं थ्रू जीएसटी अमेंडमेंट एक्ट 2018, जो एप्लीकेबल हुआ 1 फरवरी 2019 से। यहां पर ऐसा बोला गया कि भाई इफ लेट्स से यू आर रिमूविंग द गुड्स, द वेयरहाउस गुड्स बिफोर होम कंजम्पशन, देन जीएसटी विल नॉट बी इम्पोज्ड। लेट्स से हाई सी सेल्स है आपका, उस सिचुएशन में जीएसटी विल नॉट बी इम्पोज्ड। अब क्वेरी ये आई कि अगर मैंने ये सारी चीजें की है 1 जुलाई 2017 जब से जीएसटी आया तब से लेके 1 फरवरी 2019 के बीच में जब ये अमेंडमेंट आया, तो क्या मुझे जीएसटी पे करने की जरूरत है? मतलब कि ये जो शेड्यूल 3 में जो रिलैक्सेशन मिला है इन दोनों चीजों को थ्रू पैराग्राफ नंबर 7 एंड 8, क्या ये रेट्रोस्पेक्टिव गिनूं मैं या 1 फरवरी 2019 से एप्लीकेबल हुआ है ऐसा गिनूं? Then this explanation is saying that it is now assumed that these two clauses are having retrospective effect। तो ये 1 जुलाई 2017 से ही है ऐसा हम लोग मान लेंगे। पर साथ ही साथ ऐसी इंटरेस्टिंग बात भी की गई है कि मान लीजिए अगर आपने पहले इसका टैक्स का पेमेंट कर दिया है, इफ दिस टू थिंग्स आर एप्लीकेबल फ्रॉम 1 जुलाई 2017, लेकिन आपने पेमेंट कर दिया है, देन गवर्नमेंट विल नॉट गिव यू रिफंड ऑफ द अमाउंट यू हैव पेड। अगर नहीं पे किया है गवर्नमेंट विल नॉट आस्क फॉर द पेमेंट, बट अगर आपने पेमेंट कर दिया है रिफंड विल नॉट बी ग्रांटेड टू यू। अब हम लोग समझते हैं कि आईजीएसटी एक्ट में क्या क्या अमेंडमेंट्स प्रपोज किए गए हैं। दो डेफिनेशंस में बहुत ही यूजफुल चेंजेस किए गए हैं। एक है सेक्शन 2(16) और 2(17). इसका बैकग्राउंड ऐसा है कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में एक एंट्री है इंपोर्ट ऑफ सप्लाई। इंपोर्ट ऑफ सप्लाई का मतलब होता है कि जो सप्लायर है वो इंडिया से बाहर है, रिसिपिएंट इंडिया में है। इस सिचुएशन में अंडर रिवर्स चार्ज रिसिपिएंट इज रिक्वायर्ड टू पे जीएसटी, ऐसी प्रोविजन है रिवर्स चार्ज में। अच्छा, इसमें एक एक्सेप्शन है कि इफ यू आर नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपिएंट देन यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू पे जीएसटी अंडर आरसीएम। नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपिएंट, अच्छा नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपिएंट किसको बोलते हैं हम लोग? ऐसा पर्सन जो अनरजिस्टर्ड है, या तो फिर गवर्नमेंट एंटिटी है, या तो इंडिविजुअल पर्सन है, और ये जो सर्विस इसने ली है ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटाबेस एक्सेस और रिट्रीवल की सर्विस, ये उसने अपने बिजनेस पर्पस के लिए नहीं ली है, देन ही इज कंसिडर्ड एज नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपिएंट। अच्छा, ऐसी डेफिनेशन की वजह से तो मेनली कोई भी पर्सन इस नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपिएंट की डेफिनेशन में आएगा ही नहीं। तो मान लीजिए मेरा टर्नओवर 20 लाख रुपए से भी कम है, आई एम नॉट अप्लाइंग फॉर जीएसटी, लेकिन मैंने बाहर से कोई सर्विस ली है, सो अंडर रिवर्स चार्ज आई एम रिक्वायर्ड टू पे जीएसटी बिकॉज फॉर रिवर्स चार्ज देयर इज नो थ्रेशोल्ड लिमिट। आपका 20 लाख का टर्नओवर है नहीं है वो देखने की जरूरत नहीं है, यू आर रिक्वायर्ड टू पे जीएसटी अंडर रिवर्स चार्ज। सो दैट वाज द प्रॉब्लम। तो इस डेफिनेशन को अब थोड़ा सिंपल कर दिया गया है। अब डेफिनेशन ऐसी है कि एनी
unregistered person who is receiving online information and database access or retrieval services in a taxable territory will be called non-taxable online recipient. Implication क्या हुआ? Implication ये हुआ कि मान लीजिए मैं अनरजिस्टर्ड हूं और मैंने बाहर से कोई सर्विस अपने बिजनेस के लिए रिसीव की है, तो पहले की डेफिनेशन के मुताबिक आई एम नॉट कंसिडर्ड एज नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपिएंट, लेकिन अब नई डेफिनेशन की वजह से आई विल बी कंसिडर्ड एज नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपिएंट बिकॉज फॉर द पर्पस ऑफ कॉमर्शियल और बिजनेस यूज ये वाली जो कंडीशंस थी डेफिनेशन में उनको निकाल दिया गया है। उसके बाद में ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटाबेस एक्सेस और रिट्रीवल सर्विसेज की जो डेफिनेशन है सेक्शन 2(17) में, उसको भी काफी सिंपल कर दिया गया है। पहले ऐसे वर्ड्स थे इसके अंदर कि विच रिक्वायर्स मिनिमम ह्यूमन इंटरफेस एंड नॉट पॉसिबल विदाउट लेट्स से द प्रेजेंस ऑफ द इंटरनेट, दिस टाइप ऑफ वर्ड्स वेर देयर, सो विच इज जनरली ऑटोमेटेड एंड डजंट रिक्वायर ए ह्यूमन इंटरफेस। इस किस्म के जो वर्ड्स थे इस डेफिनेशन में उनको निकाल दिया गया है, तो इस डेफिनेशन को भी सिंपल कर दिया गया है। ये 2(16) और 2(17) में जो अमेंडमेंट है उसका इंप्लीकेशन बहुत ही यूजफुल है फॉर दोज हु आर इंपोर्टिंग सम सर्विसेज। सो आरसीएम की लायबिलिटी में से आप निकल जाएंगे। एक मैंने डिस्कशन किया था सर्कुलर नंबर 184 का, जो मेरा वीडियो अवेलेबल है, लाइव सेशन जो हम लोगों ने किया था फॉर द जीएसटी अमेंडमेंट्स केम इन दिसंबर 2022। वहां पर मैंने एक डिस्कशन किया था कि भाई जो प्रोवाइजो टू सेक्शन 12(8) है जो इंसर्ट किया गया है थ्रू जीएसटी अमेंडमेंट एक्ट 2018, ये रिडंडेंट है। ये जो है एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंसर्ट किया गया था, लेकिन प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बजाय नया ही प्रॉब्लम उसने क्रिएट कर दिया और जिसकी वजह से काफी केओस हो गया था। मैंने उस वीडियो में उसका पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया है, सो आई एम नॉट रिपीटिंग दोज थिंग्स। अगर किसी को इंटरेस्ट है तो वो लाइव सेशन जो यूट्यूब पे मेरा है लास्ट, जिसमें दिसंबर 2022 के अमेंडमेंट्स की बात की है, उसमें पूरा डिस्कशन है लंबा इसके बारे में, जहां पर मैंने बोला है कि नेक्स्ट पार्लियामेंट्री सेशन में इस प्रोवाइजो को जरूर ओमिट करना चाहिए, और यही हुआ है इस बजट 2023 में। ये जो प्रोवाइजो टू सेक्शन 12(8) है उसको ओमिट करने का प्रपोजल बजट 2023 में दिया गया है। सो आई हैव कवर्ड ऑल द चेंजेस व्हिच आर प्रपोज्ड इन जीएसटी थ्रू बजट 2023। इसके अलावा और कोई चेंजेस जीएसटी में नहीं है। एक चीज हमको समझनी पड़ेगी कि इनकम टैक्स में जिस तरीके से एक ही दिन में फाइनेंस बिल 2023 एप्लीकेबल हो जाएगा, जीएसटी में इस तरीके से नहीं होता है। जीएसटी में जितने भी क्लॉजेस हैं वो गवर्नमेंट अलग अलग डेट्स को नॉर्मली नोटिफाई करती है। तो अभी हम लोगों ने जो डिस्कशन किया वो सिर्फ प्रपोज्ड अमेंडमेंट से, ये कौन सी तारीख से एप्लीकेबल होंगे, तो जब नोटिफिकेशन आएगा गवर्नमेंट का कि भाई इस डेट से ये क्लॉज एप्लीकेबल होगा, उस तारीख से वी विल कंसीडर दैट दिस क्लॉजेस आर इफेक्टिव। सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। इनकम टैक्स का जो चेंजेस है उसके रिलेटेड जो भी वीडियो है उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू वेरी मच।